अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने उसके फंक्शंस और जनरल इंट्रोडक्शन और ट्रांसक्रिप्शंस हमने कर लिए था, उसके जीनोमिक नॉन जीनोमिक इफ़ेक्ट्स। अब हम सेलुलर मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ और इनकी तरफ बढ़ते हैं। एक बात हम ये याद रखना है कि जितने भी इसके इफ़ेक्ट्स होंगे वो हमारे पास टुवर्ड्स हाई एटीपी प्रोडक्शन होंगे, क्योंकि ये मेटाबॉलिक हार्मोन हैं। ये हमारे पास ये चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बॉडी हमारा जो मटेरियल होगा, कार्ब्स होंगे, फैट्स होगा, इनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करे। मेटाबॉलिज्म ज़्यादा से ज़्यादा हो, हीट प्रोडक्शन हो, ठीक है। हम ग्रोथ में देखेंगे कि यानी इसमें हीट प्रोडक्शन कैसे होगी इसमें, ठीक है। तो अगर हम सेलुलर मेटाबॉलिज्म को देखें तो सेलुलर मेटाबॉलिज्म में हमारे पास दो इफ़ेक्ट्स दिखाता है सेलुलर लेवल पे, ठीक है। तो इसके दो इफ़ेक्ट्स होंगे हमारे पास। एक हमारे पास ये क्या करेगा कि इंक्रीजेस साइज़ एंड नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज, साइज़ एंड नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हम जानते हैं कि एटीपी प्रोडक्शन में रोल प्ले करता है, और ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया की जो सरफेस होगी उसको इंक्रीज़ करेंगे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और एटीपी प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करवाएंगे, ठीक है। और दूसरा काम हमारे पास ये करते हैं कि जो हमारे पास सोडियम पोटाशियम पंप होता है, इस सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप होता है, इस एंजाइम की एक्टिविटी को इन्हांस करते हैं, ठीक है। सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप, हम जानते हैं कि इस प्रोसेस में हमारे पास एनर्जी यूज़ होती है, ठीक है। एनर्जी यूज़ होती है और हीट प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। तो दिस इज़ मैकेनिज़्म में एक्सप्लेन द हीट प्रोडक्शन। हम कहते हैं कि ये मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करता है, तो ये हमारे पास हीट प्रोडक्शन और एनर्जी का जो हमारे पास ये प्रोसेस है, ये हमारे पास एक्सप्लेन कर सकता है कि कैसे मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं ग्रोथ पे। अगर हम ग्रोथ को देखें तो ग्रोथ में ये कैसे प्ले करता है। सबसे पहले हमारे पास जो टेडपोल की हमारे पास जो प्रोडक्शन होती है और टेडपोल की डेवलपमेंट होती है, इसमें हमारे पास इसका जो रोल है एक्सपेरिमेंटली हमारे पास प्रूफ है कि वहाँ रोल प्ले किया है। अगर हम ह्यूमन में देखें तो जिन चाइल्ड्स में हाइपोथायराइडिज्म होता है उनकी ग्रोथ रिटार्डेड होती है, ठीक है। वो चाइल्ड रिटार्डेड ग्रोथ में होते हैं। और जिन में हमारे पास हाइपर थायराइडिज्म होता है तो उनकी जो हमारे पास स्केलेटल मसल्स की ग्रोथ होती है और पूरा स्केलेटल सिस्टम होता है वो बहुत ही जल्दी ग्रो करता है, और वो अपनी हाइट हमारे पास उनके जो एपीफिसिस होते हैं और डायफिसिस होते हैं वो ग्रो करके इतनी लेंथ हो जाते हैं कि यानी कि जो हमारे पास जो स्मॉलर एज होती है, यानी कम एज में वो अपनी मैक्सिमम हाइट गेन कर लेते हैं, ठीक है। यानी एपीफिसिस डायफिसिस ग्रो करके हमारे पास जो वो फ्यूज़ हो चुके हैं और मैक्सिमम हाइट गेन कर चुके होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रोथ में सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल है वो हमारे पास मेंटल ग्रोथ है, ठीक है। यानी ब्रेन की डेवलपमेंट कराता है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है, मेंटल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये हमारे पास मोस्टली फीटल लाइफ में करता है, एंड जो आफ्टर फीटल लाइफ जो थोड़े से मंथ्स होते हैं उनमें हमारे पास मेंटल ग्रोथ करता है। अगर हमारे पास फीटल लाइफ में ग्रोथ हार्मोन नहीं हुआ और जो बेबी प्रोड्यूस होगा उसमें हमारे पास जो स्टार्ट में अगर ग्रोथ हार्मोन दे दिया तो ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर ना दिया जाए तो वो थ्रू आउट द लाइफ हमारे पास मेंटली रिटार्डेड होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्रोथ में। इसके बाद हमारे पास स्पेसिफिक जो फंक्शंस में हमारे पास रोल प्ले करता है, यानी कार्ब्स के मेटाबॉलिज्म के साथ क्या करेगा, फैट के साथ क्या करेगा, विटामिन्स की रिक्वायरमेंट कैसे बढ़ाएगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट और वेट, इस पे हम करेंगे। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कार्ब्स फैट्स वाला, ठीक है। कार्ब्स के मेटाबॉलिज्म में हमने देखा था कि जो ग्रोथ हार्मोन था, ग्रोथ हार्मोन के साथ अगर हम मैच करें तो वो ग्लूकोज के लेवल को इन्हांस करता था, ज़्यादा से ज़्यादा करता था, यानी ग्लूकोज के लेवल को ब्लड में, और वो ग्लूकोज के यूज़ को डिक्रीज़ करता था। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो इंक्रीज़ ये भी करता है, लेकिन ये हमारे पास थायराइड हार्मोन होगा, ये थ्रू आउट एक लेंथ में जाएगा। यानी जैसे ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोज यानी प्रोडक्शन इंक्रीज़ की, ठीक है, प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ करेगा। इसके अलावा हमारे पास जीआईटी से एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। यानी एट द एंड ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज़ करवाएगा, और सिर्फ इंक्रीज़ ही नहीं कराएगा, इंसुलिन प्रोडक्शन ज़्यादा कराएगा, और इंसुलिन प्रोडक्शन अपटेक के लिए ज़्यादा कराएगा, और अपटेक भी ज़्यादा करेगा, यानी और सेल में यूज़ भी ज़्यादा करेगा, और सेल के अंदर इस यूज़ के लिए जितने भी एंजाइम रिक्वायर्ड हैं, यानी ग्लाइकोलाइसिस को भी ज़्यादा करेगा, और जितने भी हमारे पास एंजाइम रिक्वायर्ड हैं
उनकी ट्रांसक्रिप्शन भी ज़्यादा कराएगा, ठीक है। यानी एक हमारे पास स्मूथली जाना है, हर चीज़ टुवर्ड्स द यानी पैरेलल जाना है। जैसे हमारे पास ब्लड में इंक्रीज़ कराना है, यहाँ हमारे पास ग्रोथ हार्मोन क्या था कि वो हमारे पास उसका मेटाबॉलिज्म में क्या रोल था कि वो ब्लड में ग्लूकोज लेवल को इन्हांस करता था, इंसुलिन को भी इन्हांस करता था, लेकिन वो अपटेक नहीं करवा था। वो कह रहा था कि ब्लड में हाई रहे लेकिन यूज़ ना हो, ठीक है। और यूज़ हमारे पास वो क्या करवा था, फैट्स को यूज़ करा था। और ब्लड में ग्लूकोज हाई किस लिए करा था कि इंसुलिन प्रोड्यूस हो और इंसुलिन इसका काम करे, यानी कि वो हमारे पास अमाइनो एसिड की अपटेक करवाए, ठीक है। क्योंकि उसका काम मेनली क्या था, प्रोटीन डिपोजिशन था, वो उसके लिए वो करवा रहा था। लेकिन यहाँ अगर हम देखें तो स्मूथली जाएंगे, यानी कि क्या है कि प्रोडक्शन, एब्जॉर्प्शन ब्लड ग्लूकोज लेवल को हाई करेगा और अपटेक भी ज़्यादा करेगा आगे सेल में। और फिर सेलुलर लेवल पे हमारे पास मेटाबॉलिज्म को इन्हांस करेगा, यानी जितने भी एंजाइम होंगे उनकी ट्रांसक्रिप्शन को ज़्यादा करेगा, प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा, तो एनर्जी प्रोडक्शन एट द एंड हमारे पास ज़्यादा करेगा, ठीक है। ये हमारे पास इसका है रोल इन ग्लूकोज प्रोडक्शन, यानी ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म या कार्ब्स के मेटाबॉलिज्म में क्या है, ठीक है। इसके बाद फैट मेटाबॉलिज्म में भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये मैं ड्रॉप कर लेता हूँ, ठीक है। अब हम फैट मेटाबॉलिज्म में देखते हैं कि फ़ैट मेटाबॉलिज्म में इसका क्या रोल है। तो फैट मेटाबॉलिज्म में ये क्या करता है कि वही है ग्रोथ हार्मोन की तरह कुछ फंक्शंस करेगा। जिस तरह हमारे पास ग्रोथ हार्मोन क्या करता था कि मोबिलाइजेशन ऑफ फैट को इंक्रीज़ करता था, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास फैटी एसिड का लेवल जो ब्लड में है उसको इंक्रीज़ करता था, ठीक है। और फैटी एसिड का अपटेक को इंक्रीज़ करेगा लिवर में, और ये हमारे पास फैटी एसिड का लेवल ज़्यादा करेगा, यानी ये भी हमारे पास फैटी एसिड के यूज़ को क्या करता है, ज़्यादा करता है। लेकिन इसकी एक बात ये याद रखनी है कि हमने ये याद रखना है कि ये फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं, और ये हमारे पास जो फॉस्फोलिपिड्स के बाद जो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल होते हैं और जो हमारे पास टैग्स होते हैं, इनकी ब्लड में इनके लेवल को कम करता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। अब हम एक चीज़ देख लेते हैं कि हम एक चीज़ का मैकेनिज्म देख लेते हैं। सपोज़ हम कोलेस्ट्रॉल का देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यानी हम ये कहेंगे कि हाउ थायराइड हार्मोन डिक्रीजेस द कोलेस्ट्रॉल लेवल इन ब्लड। मैकेनिज्म क्या होगा, यानी कोलेस्ट्रॉल लेवल को कैसे डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। थोड़ा सा सोचें इस पर, हम सोचते हैं थोड़ा सा कि कैसे डिक्रीज़ करेगा। तो अब हम अगर देखें तो LDL को अगर हम देखें तो LDL में 50% हमारे पास कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है, LDL में। और LDL में सबसे हाई अमाउंट होती है, इसीलिए हमारे पास जब हमारे पास क्या होता है कि LDL का लेवल अगर ब्लड में हाई हो जाए तो विच इज़ काजेज़ के एथीरोस्क्लेरोसिस काज करता है। और जब हमारे पास ये क्या करता है कि LDL के लेवल को ब्लड से कम करता है। जब हमारे पास हाइपोथायराइडिज्म होगा, एक चीज़ याद रखें कि हाइपोथायराइडिज्म अगर होता है तो हमारे पास एथीरोस्क्लेरोसिस के चांसेस क्यों ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हमारे पास जो थायराइड हार्मोन है वही LDL के लेवल को कम करता है। तो हाइपोथायराइडिज्म होगा तो LDL के लेवल हाई हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा कि एथीरोस्क्लेरोसिस के चांसेस ज़्यादा होंगे। अब हम बात कर रहे थे कि हाउ थायराइड हार्मोन डिक्रीजेस कोलेस्ट्रॉल लेवल, ये कैसे डिक्रीज़ करता है, ठीक है, वो देख लेते हैं। तो थायराइड हार्मोन हमारे पास क्या करता है कि हमारे पास जो लिवर होता है वहाँ पर LDL के रिसेप्टर्स होते हैं, उसके जो हेपेटोसाइट्स यानी सेल्स होंगे, ठीक है। तो ये LDL के रिसेप्टर्स को इन्हांस करता है, ठीक है। अब जितने ज़्यादा रिसेप्टर्स होंगे तो LDL हमारे पास क्या आएगा, ब्लड से कम होकर हमारे पास लिवर में आ जाएगा, ठीक है। LDL को लिवर में आ जाता है। अब LDL लिवर में आता है तो लिवर में हमारे पास क्या होता है कि बाइल प्रोडक्शन होती है। तो लिवर से ये बाइल प्रोडक्शन को यानी LDL को ब्रेक डाउन करके हमारे पास जो इसका कोलेस्ट्रॉल होता है उसको हमारे पास बाइल में यूज़ कर देता है। और बाइल हमारे पास किस में हमारे पास आती है कि जो बाइल साल्ट्स होते हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल यूज़ हो के हमारे पास बाइल आता है इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन में हमारे पास फीसिस के थ्रू हमारे पास एक्सक्रीट आउट हो जाता है हमारी बॉडी से, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल को कैसे डिक्रीज़ किया, तो ये सारा मैकेनिज्म हमने देख लिया कि हमारे पास जो LDL होता है दरअसल उसको हमारे पास ठिकाने लगाता है, यानी उसके रिसेप्टर्स लिवर पर ज़्यादा से ज़्यादा करता है। लिवर में उसका अपटेक ज़्यादा होता है और वहाँ से कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन, बाइल साल्ट प्रोडक्शन ज़्यादा होती है और फीसिस के थ्रू निकल जाता है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं जो विटामिन्स और ये अदर इफ़ेक्ट्स हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। होप फॉर द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।